बरसों के स्टडी के बाद हमारे मुताले में पहली मर्तबा एक किताब मिली जो हर एतबार से हर शख्स के लिए नहायत ज़रूरी समझा और सोचा कि इस किताब पे खुद से तफसीली बातें न करके इस किताब के राइटर जो इस शहर के पुराने और मशहूर फिजिशियन हैं MBBS डॉक्टर मोहम्मद गुलजार, उनकी लिखी हुई किताब एवरी इल डज नॉट नीड ए पिल्स, हर बीमार को दवा की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में इसे अनोखी किताब कहा जाए और नहायत ज़रूरी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सबसे अहम किताब बरसों के मुताले के बाद ये सामने आई, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ऑथर राइटर ने यह साबित किया है कि हर मर्ज़ में दवा की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम इस किताब पर इसके राइटर डॉक्टर मोहम्मद गुलजार से ही तफसीली बात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इस किताब का मुताला किया। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, मैंने ये समझा और ये प्रैक्टिकली मैंने ये महसूस किया कि हर मर्ज़ के लिए दवा की ज़रूरत नहीं है हम लोग के मेडिकल प्रैक्टिस में। और मेडिकल प्रैक्टिस में क्या, और जो भी इंसान है दुनिया में, उनको हर बीमारी में जो लोग दवा के लिए दौड़ते हैं, अगर वो लोग अपनी जीवन शैली को संयमित रखें, खान पान पे ध्यान दें, किसी भी बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा डर उनके अंदर ना हो, किसी भी बीमारी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, तो मैं समझता हूँ कि बिना किसी दवा के भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका मैंने इस किताब में जिक्र किया है। बिना किसी दवा के, एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं है और वो व्यक्ति खुद ब खुद ठीक हो जाता है। क्योंकि इंसान का जो शरीर है, कुदरत ने उसे ऐसा दिया है, उसके जो अपने इम्यूनिटी पावर कह लीजिए या रोगों से लड़ने की क्षमता कर लीजिए, ये हमारे कुदरत का दिया हुआ निज़ाम है। मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जब दुनिया में दवाएं नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, आज से हज़ारों साल पहले से जब दुनिया बनी है, जब से इंसान धरती पर है, तो आखिर कैसे इंसान ने आज तक का सफ़र जारी रखा बिना किसी अस्पताल और बिना किसी डॉक्टर के, ये मेरे मन में आया। तो मैंने उसमें, या हर कोई, या साइंटिस्ट हो या जो भी हो, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इंसान शुरू से जब से वो आग जलाना सीखा या खेती करना सीखा, ये हज़ारों वर्ष पहले की बात है। उस वक्त कोई डॉक्टर चिकित्सक नहीं थे जो, या मेडिकल कॉलेज नहीं था कि जो बताता, लेकिन वो लोग वो ज़िंदा कैसे रहे, उन्होंने अपने को ज़िंदा कैसे रखा। तो ज़िंदा ऐसे रखा कि वो पहले नेचर के साथ जीते थे। उन्होंने, जैसे और जानवर हैं प्रकृति में, वो अब नेचर के साथ जीते हैं। पहले के इंसान भी नेचर को अपना करके रहते थे, नेचर के साथ जिया उन्होंने, और अपने को बचा के रखना, अपने जाति को बचा के रखा, मनुष्य जाति को। तो मेरे दिमाग में यही आया कि आखिर दूसरे जानवर हैं, उसी तरह जीव है मनुष्य भी। आज के दिन में भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात एक बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार के पास एक द्वीप है, टापू है, जिसका नाम है सेंटिनल। वहाँ पे मनुष्य नहीं गया है। एक वाकया है जिसमें एक स्कॉलर हैं, वो जा पाई हैं वहाँ पे, उसके अलावा वहाँ कोई नहीं जा पाया। वहाँ पे यही देखा गया है कि वो करीब करीब हज़ारों साल से वहाँ पे सेंटिनलीज रहते आ रहे हैं। वहाँ कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं पहुँचा है, कोई अस्पताल नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई आखिर जब वहाँ कोई सिस्टम नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, आखिर वो सेंटिनलीज आज भी कैसे बिना बाहर के किसी भी हस्तक्षेप के वो आज भी जी रहे हैं। तो मुझे आया कि नहीं, ये किताब लिखनी चाहिए कि इंसान अगर नेचर के साथ जिए, नेचर को अपनाए और डरे नहीं किसी भी चीज़ से कि अपने बीमारी को लेकर ही क्यों ना हो, तो वो बिना दवा के भी रह सकता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि आपको इस किताब के लिखने का मकसद क्या था, ये मुझे बताएं। किताब लिखने का मेरा मकसद यही था कि मेरी सोसाइटी
के लिए एक जिम्मेदारी है, एक समाज के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो समाज को यदि कुछ अच्छा है जो समाज के लिए भला हो सकता है वो उसको दे। तो मैंने ये किताब लिखने की सोची कि जिसमें मैं ये बता पाऊँ कि एज ए डॉक्टर, चूँकि मैं उसी प्रोफेशन में हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि दवाएं हर बीमारी में ना खाई जाएं, तो मुझे ये लगा कि नहीं, समाज को ये बताना चाहिए। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर खुद डॉक्टर भी अगर बीमार पड़ते हैं, उनके घर में भी लोग अगर बीमार पड़ते हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि वहाँ पे दवा का मिसयूज़ नहीं होता है, तो फिर समाज के अन्य लोगों पर ये क्यों हो। तो मैंने ये किताब लिखी कि भाई इंसान जो है या समाज में जो लोग हैं वो कम से कम दवा का इस्तेमाल करें। जैसा कि शकील भाई आपने बताया, अभी मैंने इस किताब में लिखा है डेफिनेशन जो है मेडिसिन का, कि कुछ भी है तो साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ का होता है, वो चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, पैथी कोई भी हो, अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन होना है। तो हम लोग दवाइयों से बचें और नेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हों तो ज़्यादा बढ़िया है। हम थोड़ी सी इस किताब पे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम मिलेंगे डॉक्टर साहब। इस किताब के बारे में मैं बता दूं, किताब के शुरुआत में 5 चैप्टर हैं, जिसमें डॉक्टर ने इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, हेल्थ डिजीज़, मेडिकल इथिक्स, ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन जनरल के बाद असल उन्वान पे शुरू किया है, जिसमें कुल 4 चैप्टर होते हैं। पहले चैप्टर में दवाओं के इस्तेमाल और रहने के तरीके 8 टॉपिक्स के हवाले से बताए गए हैं। दूसरे चैप्टर में 24 टॉपिक्स हैं, जिसमें बीमारियां कैसे होती हैं और कुछ खास तरीक़ाकार बताया गया। तीसरे चैप्टर में 6 टॉपिक्स पे मेडिकेशन ऑफ वीमेंस, सबसे अहम टॉपिक का इसमें जिक्र किया गया है। चौथे चैप्टर में 36 बीमारियों का तरतीब से जिक्र किया गया है। हाँ, तो डॉक्टर साहब आप मुझे चैप्टर 1 प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कुड मिनिमाइज द मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में कुछ बताएं। पहले हमें बस वही समझना है कि मामूली बीमारियों में भी दवा को, अनावश्यक दवाओं को खाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल की बीमारियां जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, यही सब अमूमन बीमारियां होती है। ये इनकी तादाद ज़्यादा है और जो बड़ी बीमारियां जिसको कह सकते हैं वो कम होती हैं। तो अगर हम, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है सिर्फ, तो उसे, वो एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें लोग दवाई खाना शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उसमें किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो उसमें सिर्फ गर्म पानी, सुसुम पानी पिया जाए, अच्छी डाइट ली जाए, लिक्विड डाइट ली जाए, अच्छी नींद ली जाए और स्टीम लिया जाए, स्टीम का जो इनहेल किया जाता है वो किया जाए, तो बिना किसी मेडिसिन के 3 दिन के अंदर में लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वायरस का वो है कि 3 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो बिना किसी आप टैबलेट के भी ठीक हो सकते हैं। अपने लाइफ को नेचर के हिसाब से हम लोग जिए। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग, चूँकि लाइट आ गई है, लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, टीवी है घर में, नेचर में जो दूसरे जीव हैं, जैसे पंछी हैं, परिंदे हैं, उनको आप देखेंगे कि वो जैसे ही सूरज डूबता है, प्रकृति के हिसाब से वो अपने घोंसले में चले जाते हैं, सो जाते हैं। इंसान भी पहले ऐसे ही जीता था, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी मशरूफियत की वजह से या अपने काम की वजह से या मनोरंजन की लेने की वजह से हम लोग रात में 12 बजे तक, अब अमूमन लोग 11-12 बजे तक, गांव में भी लोग अब जागने लगे हैं। उससे क्या है कि फिर वो सुबह में उठ नहीं पा रहे हैं, और रात में देर तक जागना, सुबह में भी देर से उठना, या नींद का पूरा नहीं होना। यदि हम 8 घंटे की नींद अगर रोज़ाना नहीं लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक समय आएगा 40 साल के बाद आते आते ब्लड प्रेशर की शिकायत होनी लाजमी हो जाएगी। आपको आँख में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा, आप थकावट महसूस करेंगे। तो नेचर के विरुद्ध जाने पे इतनी तरह की बीमारियों से हम लोग का वास्ता हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि नेचर के साथ जिएं। खान पान में, जैसे कि आजकल लोगों के पास
मैं गैस के चूल्हा को यहाँ पे बोलूँगा तो गैस को चूल्हा को मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों के फितरत को कर रहा हूँ कि पहले हुआ करता था चूल्हा जिसको आग पे लोग खाना बनाते थे, लकड़ी वाले चूल्हे पे। एक बार सुबह में खाना बनता था, फिर शाम में चूल्हा जलता था, बीच में खाना मिलता नहीं था। शाम में एक बार चूल्हा जलेगा फिर मिलेगा। आजकल क्या है, गैस है, जिसको ज़रूरत पड़ती है दिन भर में लोग कभी पकौड़ी तला जा रहा है, कभी चना भूजा जा रहा है, कभी चाय बन रही है, कभी कॉफ़ी बन रहा है। तो दिन में लोग खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ खाते रहते हैं, जिससे कि ओबेसिटी की शिकायत है, लोग मोटे हो रहे हैं, लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों में चीनी की शिकायत हो रही है। तो नेचर के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे चैप्टर 2 मिनिमम यूज़ और नो यूज़ ऑफ मेडिसिन इन चाइल्डहुड के कुछ प्रमुख चैप्टरों में, जैसे केयर ऑफ ए मदर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड जॉन्डिस इन न्यूनेट्स, इसके टॉपिक्स पे आप अपनी ओर से विशेष बातें हमें बताएं। जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से उसको इंजेक्शन रखना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन के बाद बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो भी एक फैशन चल गया है कि उसको इंक्यूबेटर में रखना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 95% बच्चे को किसी इंक्यूबेटर की आवश्यकता नहीं है, और दुनिया का सबसे अच्छा इंक्यूबेटर जो है वो माँ के गोद है। उसको हम लोग कंगारू केयर भी कहते हैं। जैसे कंगारू के पाउच में बच्चा रहता है, उसी तरह से माँ के अगर बच्चा पैदा हुआ और माँ के सीने से उसको लगा दिया जाए, उससे बढ़िया इंक्यूबेटर दुनिया में नहीं है। इस बात को समझना है, और इस बात को सारे पेडियाट्रिशियन समझते हैं, सारे डॉक्टर समझते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गांव में जहाँ पे घर में अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि वहाँ से इंक्यूबेटर की तरफ लोग का रुझान नहीं है। लेकिन शहरी इलाकों में अधिकतर ये देखा जा रहा है कि बच्चा पैदा होते ही इंक्यूबेटर में भेज दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि बचपन से उसको विटामिन की कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, कि जो एक अमूमन पैदा होते ही बच्चे को तुरंत एक विटामिन की ड्रॉप दे दी जाती है। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि इंक्यूबेटर की ज़रूरत जो बच्चा 9 महीना से पहले, जो अपनी उसकी मियाद उससे पहले अगर पैदा हो गया हो, 1 महीना पहले या 2 महीना पहले पैदा हो गया हो, उसको ज़रूरत पड़ती है। या लो बर्थ वेट है, जिसका कि वज़न अगर 1800 ग्राम से कम है, उसको इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम आते हैं उसका ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराया जाए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं सोचता हूँ कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक काउंसलर की नियुक्ति होनी चाहिए, जो ये बताए कि माँ को बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। इसलिए क्योंकि माँ का जो दूध है, पहला जो निकलता है वो कोलेस्ट्रॉम जिसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, उसको वो जो है वो वैक्सीन का काम करता है। वो बच्चे के लिए निहायत ही ज़रूरी है, और बच्चा पैदा होने के 1 घंटा के भीतर ही माँ के सीने से बच्चे को लगा देना है। ये बिल्कुल ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा का होंठ उसके सीने से लगता है माँ के, तो सकलिंग रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं, उसके बाद दूध बनना वहाँ शुरू हो जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है। और औरतें जो हैं बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि एक तो उसका जो लेबर पेन होता है वो बच्चे को सीने से लगाने से एकदम बिल्कुल ही कम हो जाता है। उसको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि उसका बच्चा उसके गोद में आ गया है। ये सेटिस्फैक्शन और ये नेचुरल जो थेरेपी है, इसका इलाज कोई भी दवा नहीं कर सकती है, जो कि वो उसके सीने से लगाने से मिलता है। उसको जो राहत उसको सीने से लगाने से मिलती है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि माँ अपने बच्चे को 6 महीना तक सिर्फ अपना दूध पिलाए। अब यहाँ पे हम एक बात ये कहेंगे कि जो जिनके पास घरों में जो इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका घर का अच्छा नहीं है, उनके घरों में बच्चे बिना ऊपर के दूध पिए हुए परवरिश उनकी होती है। आखिर ऐसा क्यों है? और जिनके पास ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनके पास ये देखा गया है अमूमन कि वो सप्लीमेंट्री जो ऊपर से जो दूध दिया जाता है वो देते हैं। उसका कारण ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर डब्बा का दूध अगर हम पिलाते हैं, उसका दाम बहुत ज़्यादा है, तो वो
बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डब्बे पर खुद लिखा होता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। ये समझना होगा, क्योंकि बच्चे के माँ के दूध में जो मिनरल्स, जो विटामिन, जो प्रोटीन जितनी मात्रा चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितनी मात्रा में है, वो कोई भी जो दूध बाज़ार में उपलब्ध है वो नहीं दे पाएगा। तो जो माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारा दूध बंद हो गया, हमारा दूध नहीं बन पाया, तो वो उनके कारण से होता है। क्योंकि जिनके घर में जो मजदूरी का काम करती हैं औरतें, जो घरों में काम करती हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो अपने बहुत सारे बच्चों को, जो उनका अगर जन्म होता है, तो वो कैसे अपना दूध पर पाल लेती हैं। कारण यही है कि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है, वो पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं। होता यह है कि जब बच्चे का जितने देर हम बच्चे को अपने सीने से दूर रखेंगे, दूध हमारी कम बनती है। ये कुदरत इस तरह से बना है। तो होता यह है कि बच्चे को थोड़ा मोटा दिखने के लिए, कि बच्चा मोटा हो जाएगा, उसको ऊपर से लोग दूध पिलाने लगते हैं, बोतल फीडिंग कराने लगते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो जब वो 1 घंटा 2 घंटे 1-1 घंटे पर दूध पिलाना चाहिए, 1.5 घंटे पर दूध पिलाना चाहिए। जितना छोटा बच्चा है जल्दी जल्दी पिएगा, कम क्वांटिटी पीता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। उसमें औरतें क्या करती हैं कि अपना दूध पिलाया, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री कुछ दे दिया, दूध ऊपर से बोतल से दे दिया। तो कुदरत का निज़ाम, जो अपना शरीर का जो निज़ाम है, वो क्या करता है कि दूध का प्रोडक्शन कम कर देता है। वो उस टाइम में उसका प्रोडक्शन होगा जब बच्चा सीने से लगेगा। उसके बाद माँ तुरंत कहने लगती है कि मेरा तो दूध ही नहीं हो रहा है। तो कारण ये है कि उसके लिए जिम्मेदार वो माँ खुद है, या उसके घर में जो लोग बता नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूध पिलाने के लेकर के काउंसलर की ज़रूरत है हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, या जो भी जहाँ पे मैटरनिटी वार्ड है, या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो अपने यहाँ एक काउंसलर को ज़रूर रखें कि जो ये बताएं। अब जैसा कि शकील भाई आपने कहा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, बच्चा पैदा हुआ नहीं 2-3 दिन के बाद से ये अमूमन होता है कि जॉन्डिस, उसका शरीर जो है पीला होने लगता है, जिसको कि लोग बहुत ही सीरियस मान लेते हैं, और कुछ डॉक्टर उसको सीरियस बना देते हैं कि ये बहुत ख़राब बीमारी है, और उसको हॉस्पिटलाइज, उसको भर्ती कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर बिलिरुबिन का लेवल 14 से ऊपर है तो ये हॉस्पिटल केयर में उसका केयर होना चाहिए। लेकिन अगर वो 14 से नीचे है, और हम जानते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल है, उसे पैथोलॉजिकल कोई दूसरा कारण नहीं है, तो उसे कोई एक बूंद दवा की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन के लिए वेट करना है। सुबह में उसको जो नेचुरल धूप है, उसमें माँ या घर की कोई औरत उसको, बच्चे को लेकर के धूप में बैठे 1 घंटा के लिए, वो काफ़ी है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहे, और 15 से 20 दिन के अंदर भी उसका जॉन्डिस ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरी नज़र में ये है कि हार्मफुल आइडियाज अबाउट डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें जैसे आपने पूछा शकील साहब कि खाने का, जैसे जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके खाने पीने की कुछ रिस्ट्रिक्शन लोग कर देते हैं घरों में, जानकारी नहीं होने के कारण। जैसे वो कहना ये शुरू करते हैं कि अब बच्चा पेट में है, तुम ठंडी चीज़ें मत खाया करो, नहीं तो बच्चा निमोनिया लेकर पैदा हो जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि गर्म चीज़ और ठंडा चीज़ नाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है खाने पीने में, लेकिन लोग जो है उसको बना दिए हैं कि फलाना चीज़ ठंडा है, फलाना चीज़ गर्म है। ऐसा नहीं है। पौष्टिक जो भी चीज़ है, चूँकि बच्चा वो बियर कर रही है, उसके पेट में बच्चा है, तो अब उसको अपना खाना तो चाहिए ही चाहिए, साथ में उसके बच्चे के लिए भी खुराक चाहिए। तो जो पहले वो डाइट लेती थी, उससे उसका डाइट और बढ़िया होना चाहिए। मतलब कि उसका संतुलित भोजन होना चाहिए। खाने में उसको फल होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, अंडा होना चाहिए, दूध होना चाहिए, मीट मछली ये सब होना चाहिए। समय पर खाना होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से नींद होना चाहिए, और उसे बहुत ही भारी सामान वगैरह नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करने का अब अर्थ ये नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क उससे लिया जाए। ठीक है, उसको नॉर्मली जो अपना घूम फिर के जो काम कर सके, जो उसको लग रहा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, उतना करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आप बढ़िया डाइट लें, उसमें कोई ये नहीं है कि दाल लें, सोयाबीन लें, पनीर लें जो प्रोटीन के लिए है, कार्बोहाइड्रेट में चावल रोटी जो है वो खाएं।
हाँ, इसमें परहेज़ क्या करना है, तेलीय चीज़ बहुत नहीं खाना है, खटाई अचार नहीं खाना है, और होटल में खाने जो है मसालेदार, बहुत ज़्यादा तीखा चीज़ या बहुत सारा ऑयली चीज़ वो नहीं खाना है। बाकी घर में जो खाना बन रहा है वो सब खाना चाहिए। इस पर एक सबसे अहम बात इन दिनों देखने में आई है कि लोगों को कोई भी बीमारी होती है या किसी भी चीज़ को अपना मोबाइल निकाल कर या फिर इंटरनेट पर तलाश करते हैं और लोग उससे इलाज शुरू कर दिए हैं। आपका इसके बारे में क्या राय है? जी, ये बिल्कुल आजकल लोगों की माने मरीज़ों की खुद की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक में जाने से पहले गूगल करते हैं। ये एक अलग तरह की एक समस्या खड़ी हो गई है आजकल। मैं बिल्कुल इसकी राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा शरीर इंसान का बनाया हुआ कोई मशीन नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है समझना लोगों को। ये शरीर एक कंप्यूटर नहीं है, ये शरीर एक ऑटोमोबाइल नहीं है। इसीलिए इसमें डॉक्टरी पेशा सिर्फ आंकड़े का खेल नहीं है। डॉक्टरी पेशा और डॉक्टरी करना, पेशेंट का इलाज करना, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं एक साथ। उसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, आपका क्लिनिकल नॉलेज बहुत होना चाहिए, और उसके बाद इंसान का, डॉक्टर का अपना खुद का फिलोसॉफिकल जो उसकी थॉट होती है उस मरीज़ के लिए वो ज़रूरी होता है। अगर आप गूगल देखते हैं तो गूगल वो एक कंप्यूटर की तरह बताता है कि फ़लाना चीज़ हुआ तो फ़लाना दवाई खा लीजिए, ये दवा आप खा रहे हैं तो इसमें ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। और इंसान का शरीर, हर इंसान का शरीर अलग अलग बना हुआ है। लोग मरीज़ क्या करते हैं कि उसको इंटरनेट पर सर्च करते हैं, इंटरनेट पे किसी और का एग्जाम्पल लेकर के उसमें उसका आंसर दिया गया रहता है, वो उसे अपने पर समझ लेते हैं, और उसके बाद से फिर वो बहुत खुद में वो परेशान हो जाते हैं। इस सिलसिले में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा एक बार कि मैं मनीषा कोइराला जो अभी कैंसर से पीड़ित हो गई थी और उन्होंने अमेरिका जाकर अपनी इलाज कराया था, तो उनका एक लेख मैं पढ़ रहा था मनीषा कोइराला का। तो उन्होंने लिखा था उसमें, उस चीज़ को मेंशन किया था कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे डॉक्टर ने वही कहा कि मैं तुम्हारा इलाज उस शर्त पे शुरू करूँगा कि तुम अपने बीमारी के बारे में नेट पर सर्च नहीं करोगी। अगर तुम ये शर्त मंजूर करती हो तो फिर मैं तुम्हारा इलाज स्टार्ट करूँगा। तो मनीषा कोइराला ने उसके लिए हामी भरी कि ठीक है, मैं नहीं सर्च करूँगी, और उसके बाद से वो इलाज शुरू हुआ। तो ये आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर के उस पर चलिए जो बता रहे हैं, बाकी इंटरनेट पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस किताब के हवाले से ये बताते चलें कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिसिन में डिफिनेशन ऑफ ड्रग्स को आपने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया है कि पॉइजन इन ए सुटेबल डोज फॉर ए ह्यूमन इज कॉल्ड ड्रग ऑफ मेडिसिन। आपकी किताब के इंट्रोडक्शन में एक बड़ी पते की बात हमें कोलेस्ट्रॉल पे मिली कि कोलेस्ट्रॉल को रिसर्च दैट कोलेस्ट्रॉल इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। आगे आपने लिखा बट रिसेंटली रिसर्च हैज कम दैट सम कोलेस्ट्रॉल इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। चैप्टर आखिरी बचता है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें 36 बीमारियों का जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि अब इसके किताब के हवाले से मज़ीद कंक्लूजन बताएं इस किताब के मतलब। चूँकि पूरी दुनिया आज के डेट में बाज़ार बन गई है, पूरी दुनिया बाज़ार है आज के डेट में, लोग सिर्फ खरीद बिक्री कर रहे हैं, और ये इंसान के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। क्योंकि कुछ बातें हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि कोलेस्ट्रॉल के विषय में, जैसे अभी आपने बताया कि पहले कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले बता दिया गया कि अमेरिका का रिसर्च हो गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, और उसके चक्कर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाओं का बाज़ार में अरबों डॉलर का व्यापार हो गया। जबकि फिर बाद में अब रिसर्च बता रही है कि नहीं, शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल भी एक लिमिट तक ज़रूरी है, क्योंकि लिपिड होता है और हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम, नर्व्स का जो सेल है, उसके लिए लिपिड की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
और भी चीज़ें हैं हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, वो तो पावर हाउस है, उसके लिए ज़रूरत है। तो बाद में फिर आ गया कि अब उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो बाज़ार है, बाज़ार की वजह से लोग जो है, मार्केटिंग है, ड्रग्स का है बिज़नेस है, वैक्सीन का बिज़नेस है, तो उसके लिए उसमें क्या हो रहा है कि इंसान का जो शरीर है, जो इंसान की जो स्वास्थ्य है, वो दांव पर लगी हुई है। इसलिए मैंने इस किताब को लिखने का सोचा कि मैं लोगों को कुछ बता पाऊँ।